जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बॉटनी 5th सेमेस्टर का सिलेबस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराओ, और मैंने 20 सितंबर लास्ट आपको कमेंट्स के जवाब में लिखा था कि 20 सितंबर तक आपको 5th सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस प्रोवाइड करा दिया था, वो करा दिया जाएगा। लेकिन क्या करूं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, इसलिए माफ़ी का हकदार हूं। इसलिए सभी से यही कहूँगा कि हमको माफ़ी दे दो साहिब। चलो आ जाइए, एक बार देख लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस में 4 यूनिट है। वही बात, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री में वही 4 यूनिट है। और 4 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, आइए एक बार देखते हैं इनको। सबसे पहले अपन पेपर की बात करें तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जो जूलॉजी में पेपर है वैसा ही एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, मतलब 2 यूनिट तो बायोकेमिस्ट्री से संबंधित रहेगी बेटा अपनी, और 2 यूनिट फिजियोलॉजी से संबंधित रहेगी। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखिए, पूरा वीडियो आराम से देखिए, सिलेबस में ही, ठीक है। देखो यूनिट फर्स्ट, पेपर का जो नाम है अपना प्लांट बायोकेमिस्ट्री, पादप जैव रासायनिकी एवं पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। पहला ही चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु है। जैव अणु जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और वसाएं हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहले उनका नोमेनक्लेचर, नामकरण के बाद में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसाओं का वर्गीकरण के बाद में इम्पोर्टेंस, पादप में या प्लांट्स में उनकी क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस वो रखते हैं, इम्पोर्टेंस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनकी संरचना और उनके कार्य, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसाएं हो, ठीक है। और प्रोटीन ये आ गया ना सबसे पहले, और प्रोटीन जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और संयुग्मित जो प्रोटीन है उनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद में बात आती है बेटा कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, वो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन की श्रृंखला एक ही स्टार्ट होती है, एक होता है वो मोनोसेकेराइड, 2 से 2 हैं तो वो डाई, उसके बाद में पॉलीसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, मतलब प्रोटीन के बारे में अपने को पढ़ना है। तीनों प्रकार की प्रोटीन, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ट्राइटरी है और कंजुगेटेड है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के बारे में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। फिर उसके बाद में बात आती है लिपिड्स की, जिसमें स्ट्रेड एंड अनस्ट्रेड प्रोटीन, जनरल अकाउंट्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, मतलब जो इनकी उपापचय क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाओं में इनके क्या महत्व है वो अध्ययन करना है यूनिट फर्स्ट में। मतलब यूनिट फर्स्ट जो है वो जैव अणुओं से संबंधित है, और जैव अणुओं में अपने को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। ये जो 3 मुख्य रूप से इन्हीं से संबंधित प्रैक्टिकल में भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल वाला जब सिलेबस आएगा अभी जस्ट, उसमें बात कर लेंगे। आगे देखो, नेचर ऑफ बॉन्ड, जो बंध होते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है। नेचर ऑफ बॉन्ड दूसरा चैप्टर है ये, बंधों की प्रकृति, किस किस टाइप्स के, ग्लाइकोसाइडिक बंध, पेप्टाइड बंध जो प्रोटीन्स में होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध, अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन, ये जो बंध होते हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है वो है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इनकी प्रकृति प्रोटीन प्रकृति की होती है। अब एंजाइम के बारे में हमें पढ़ना है, उनका नोमेनक्लेचर, नामकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उनकी संरचना, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जो इनके कार्य हैं, जो विशेष क्रियाएं हैं उनमें इनके क्या कार्य हैं, क्रियाविधि में उनके क्या रोल हैं। एक्शन हो गया ना, मतलब क्रियाविधि के दौरान इनके क्या एक्शन है। फैक्टर्स
इफेक्टिंग एंजाइम, मतलब एंजाइम किस प्रकार क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, या एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, या ऐसे कौन से कारक विशेष हैं जो क्रियाओं को बाधित करते हैं, उनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। फिर देखिए, ये तो हो गई बेटा यूनिट फर्स्ट की बात। अब बात आती है यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर वो तो कंप्लीट हो गए थे, वैसे तीसरा है, लेकिन हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के हिसाब से 3 चैप्टर उसमें हो गए थे। एक चैप्टर तो एंजाइम वाला था, एक चैप्टर जो अपने बायोमोलिक्यूल्स था उसका था, और एक बॉन्ड। 3 चैप्टर हो गए पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब पादपों में परिवहन। अब पादपों में किस किस का परिवहन देखते हैं। पादपों में खनिज लवणों का परिवहन है कि गैसेस का परिवहन है, फैसिलिटीज डिफ्यूजन्स, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब विसरण और परासरण, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। इसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई ये सिलेबस कोई भी स्टूडेंट बिना स्किप किए देख रहा है तो वो अभी से इसको अंडरलाइन कर लें। ट्रांसपोर्ट में यूनिपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, ये भी यहाँ से संक्षिप्त टिप्पणी आती है। कई बार लिखा हुआ था सह परिवहन, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। जब सेल्स में अणुओं का आदान प्रदान होता है तो कई बार सेल्स किसी के साथ जाते हैं, वो को ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट पहला चैप्टर है वो पूरा का पूरा अपने को ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, जिसमें उनकी मैकेनिज्म है, जल का परिवहन है, उनका जो परासरण दाब है, उसके साथ साथ प्लाज्मोलाइसिस है, गुटेशन है, प्रेशर्स, फ्लो और हाइपोथेसिस, ये सारे के सारे टॉपिक अपने को अध्ययन करना है। इसके बाद में देखिए बेटा अगला चैप्टर मिनरल्स न्यूट्रिशंस एंड ट्रांसलोकेशन, दूसरा चैप्टर है सेकेंड यूनिट का। ओके, पहला चैप्टर ट्रांसपोर्ट से संबंधित था, दूसरा मतलब जल, उसमें खनिज लवणों का परिवहन, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस, जिनको बोलते हैं अपन हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक और वृहद मात्रिक। कई एनिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है ना। और कई ऐसे होते हैं जिनकी पौधों को विशेष आवश्यकता होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। वो हम जब इनका वीडियो बनाएंगे, क्लास लेंगे, तब बता देंगे आपको। तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कई बार क्या होता है, प्लांट्स में जिंक की कमी हो जाती है, प्लांट्स में कॉपर की कमी हो जाती है, प्लांट्स में बोरोन की कमी हो जाती है। तो उनकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनके क्या लक्षण दिखते हैं, जैसे हरिमहीनता की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, फेरस की बात करें, क्योंकि ये सेल ही को नहीं, सेल डिवीजन को नहीं, पूरे प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो उनके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ट्रांसलोकेशंस ऑफ सोल्यूट, फाइलम ट्रांसपोर्ट, सोर्स, सिंक्स, रिलेशनशिप्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसलोकेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, नाइट्रोजन उपापचय क्रियाएं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस, मॉड्यूल्स फॉर्मेशन, मतलब नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, यहाँ से भी इन्होंने टॉपिक जोड़ दिया, ये भी अपने को अध्ययन करना है। इसके अलावा देखिए, ये बात हो गई बेटा यूनिट सेकंड की, 2 यूनिट का हमने अध्ययन कर लिया है। अब बात करते हैं अपन यूनिट 3 की। यूनिट 3 में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से पॉइंट जोड़े गए। फोटोसिंथेसिस, यूनिट 3 का पहला ही बिंदु है, पहला ही चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वर्णक पढ़ने हैं, पिगमेंट्स पढ़ने हैं, फोटोसिंथेटिक एपरेटस
पढ़ने अपने को कौन कौन, जिसमें लाइट रिएक्शन, पीएसआई सेकेंड, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब क्या कहेंगे इसको, चक्रीय और अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशंस, केल्विन चक्र, C4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, C4 एंड कैम पथवे, कुछ ही प्लांट्स कैम शरीर की दर्शाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फोटो रेस्पायरेशन फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करना है यूनिट 3 के फर्स्ट चैप्टर में। अब यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर देखो, रेस्पायरेशन, श्वसन से संबंधित है। आपको जानकारी के लिए मैं एक चीज बता देता हूं, ये ऐसा का ऐसा सिलेबस ही 5th सेमेस्टर में जूलॉजी में है, बस अंतर इतना ही है, वहाँ जो बायोकेमिस्ट्री है वो एनिमल्स के संबंधित है और प्लांट फिजियोलॉजी की जगह एनिमल फिजियोलॉजी में है। रेस्पायरेशन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो का वही है इधर भी, लेकिन यहाँ प्लांट से संबंधित है और वहाँ एनिमल से संबंधित है। उसका वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर दिया। अब देखिए बेटा, रेस्पायरेशन में एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, श्वसन का ही पहला प्रक्रम ग्लाइकोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस, आ गया ना ईटीएस, एंड ऑक्सीडेक्टिव फोटोफॉस्फोरिलेशंस, पेंटोज शर्करा, पेंटोज फास्फेट पथवे, रेस्पायरेटरी इक्विटेंट, इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। यूनिट 3 में 2 ही चैप्टर थे, यूनिट 4 में एक बात और बता दूं, सेमेस्टर प्रणाली जब से लागू हुई है यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सटीक टॉपिक और बहुत ही सही टॉपिक प्रोवाइड करवाए हैं। अध्ययन करने वालों को, पढ़ने वालों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, छोटे छोटे टॉपिकों के ही चैप्टर बनाए हैं और 2-2 3-3 चैप्टर के ही यूनिट बनाई है, तो ज़्यादा दिमाग पर लोड देने की जरूरत है ही नहीं। अभी से एक एक 2-2 टॉपिक हम करते जाएंगे ना, तो एग्जाम जब भी जनवरी में हो चाहे दिसंबर में हो, उससे पहले हमारा सिलेबस 2-3 बार कवर हो जाएगा और अच्छे से स्कोर मिल जाएगा। अब देखो यूनिट 4 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और परिवर्धन, फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के प्रकार, डिफरेंशिएशंस एंड रेडिफ्रेशंस, करेक्टेंस, डिस्कवरी एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, मतलब पौधों की जो भौतिक शारीरिकी है उसको प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में रेगुलेशंस, अब यहाँ से सवाल आता है, रेगुलेशंस मतलब नियमन जिसको कहते हैं अपन, तो नियमन जब होता है प्लांट्स में तो नियमन बेटा हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब हार्मोन्स में ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये भी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये भी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, शीर्ष में पाए जाते हैं। जिब्रेलिन भी सेल्स को बढ़ाते हैं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं, इथाइलिन जिसको गैसीय हार्मोन बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड आ गया, कंसेप्ट और फिजियोलॉजी, उनके क्या कंसेप्ट हैं और उनकी क्या फिजियोलॉजी है, एंड मैकेनिज्म, क्रियाविधि ऑफ फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलिज्म, फ्लोरिजन, पुष्पन, कई हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं और पुष्पन को प्रेरित करते हैं। तो पुष्पन को प्रेरित करने वाले हार्मोन, पुष्पन फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट, सीड डोरमेंसी, बीज प्रसुप्त अवस्था, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। ठीक है, इस प्रकार यूनिट 1, 2 और 3, 4 का सिलेबस हमने देख लिया। अब प्रैक्टिकल का सिलेबस भी हम साथ साथ देख लेते हैं। प्रैक्टिकल के सिलेबस में क्या दिया गया, बीएससी सेमेस्टर 5 बायो ग्रुप बॉटनी का जो पेपर है, प्रैक्टिकल जो अभी भी हमने बात करी थी, प्रैक्टिकल भी बेस होने वाला है, आधारित होने वाला किस पर, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जैव रासायनिकी। और जैव रासायनिकी में हमने बात करी कि हमारे पास प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं। तो इनसे संबंधित सवाल आएंगे और फिजियोलॉजी से संबंधित सवाल आएंगे। 5-5 नंबर के 4 यूनिट तो 5-5 नंबर की है और 10 नंबर का अपने पास स्पोर्टिंग है और क्लास रिकॉर्ड और क्या कहते हैं वाइवा वॉइस है। आओ तो इसमें देखते हैं, ये आ गया। टू द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली जो एक्सरसाइज है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को टेम्परेचर पर प्रभावित करने के लिए जो बनाई जाती है उससे संबंधित पहली एक्सरसाइज। दूसरी है टू डिटरमाइन ऑस्मेटिक पोटेंशियल ऑफ वेस्कुलर शेप यूजिंग प्लाज्मोलाइटिक मेथड, मतलब प्लाज्मोलाइटिक मेथड के द्वारा जो ऑस्मेटिक पोटेंशियल है उसकी गणना करनी है। तीसरी टू स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू एनवायरमेंटल फैक्टर, दो जो भौतिक पर्यावरणीय कारक है जिसमें लाइट एंड विंड हवा, उनका अपने को ट्रांसपिरेशन विधि द्वारा उनका अध्ययन करना है। एक यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथा टू सेपरेशन क्लोरोफिल पिगमेंट्स यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी की विधि से या पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उनका अध्ययन करना है, उनको कैलकुलेट करना है। दूसरा टू सेपरेशन क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल का पिगमेंट्स का ही करना है, लेकिन यहाँ पर विधि कौन सी दे दी है, सॉल्वेंट मेथड की सहायता से हमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स का सेपरेशन करना है, उनकी गणना करनी है। ठीक है। छठा सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब अपने पास कुछ मटेरियल दे दिया जाएगा, जैसे पालक हो गया या कोई भी प्लांट का मटेरियल दे दिया जाएगा, उस प्लांट के मटेरियल में से अपने को पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से एमिनो एसिड का पृथक्करण करना है। अभी ये 4th सेमेस्टर में भी था। टू डिटरमिनेट द एंजाइम एक्टिविटी कैटाइलेज और एमाइलेज, जो भी अपने पास मैटर दिया है उसमें दो एंजाइमों की पहचान करनी है, कैटाइलेज और एमाइलेज, मतलब लार वगैरह कोई भी मटेरियल दे दिया जाएगा उसमें से अपने को पहचानना है कि इसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित है। 8वीं जो एक्सरसाइज है अपनी, कैलकुलेशन ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स एंड स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीजोफाइट एंड जीरोफाइट। जो जीरोफाइट और मीजोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनका अपने को इंडेक्स बनाना है, स्टोमेटल इंडेक्स बनाना है। उसके बाद में मॉयली हाफ लीप एक्सपेरिमेंट अपने को करना है। मॉयली का जो हाफ लीप एक्सपेरिमेंट है उसका अध्ययन करना। टू स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ बायोकार्बोनेट ऑन O2 इवोल्यूशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के दौरान जो प्रकाश और जो बायोकार्बोनेट है, जो ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन किस प्रकार से प्रभावित करनी है उसका अपने को अध्ययन करना है। आगे देखिए 11वीं जो एक्सरसाइज है, कैलकुलेट रेस्पिरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव RQ, मतलब अपने को जो कैनन का जो रेस्पायरोमीटर है उसकी सहायता से दिया गया कोई भी बीज, कोई भी मटेरियल है उसका अपने को श्वसन गुणांक निकालना है, RQ निकालना है उसका। ठीक है। जो भी कोई मटेरियल, जो भी कोई प्लांट दिया है या सीड वगैरह दिया है उसका RQ अपने को निकालना है। टू स्टडी द फिनोमेनन ऑफ सीड जर्मिनेशन इफेक्ट एंड लाइट, मतलब उसका प्रभाव, प्रकाश का जो प्रभाव है जर्मिनेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सीड जब जर्मिनेट होता है तो उस पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना है। 13वीं जो एक्सरसाइज है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोटैटो ऑस्मोकोप एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन रेट, अपने को उसका अध्ययन करना। ठीक है। आगे देखते हैं, ये अपना हो गया सिलेबस पूरा कंप्लीट, जिसमें हमने बॉटनी का, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का दोनों का सिलेबस कर लिया है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का सिलेबस, तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेना हमारा काम है, आप पढ़ते रहिए। जल्दी से जल्दी जैसे ही सिलेबस हमारे पास आएगा हम उसका पूरा डिस्क्रिप्ट वीडियो बनाकर पूरा समझाकर आपको जल्दी से जल्दी, वैसे मैंने 22 तारीख डाल रखी कमेंट्स में, लेकिन 22 तारीख को नहीं आया तो 1-2 दिन में जल्दी आ जाएगा और आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको इस चैनल द्वारा या मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।